2012 में मेरे से यहाँ राजस्थान में मेरे पास ऑलमोस्ट 90 स्टूडेंट थे, उसमें से 67 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ। राजस्थान का 2nd रैंक मेरा था, 4th रैंक मेरा था, 8th रैंक मेरा था, 12th रैंक मेरा था। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट में से 30 स्टूडेंट थे वो राजस्थान की टॉप रैंक में हमारे युवा क्लासेस के थे। हर एग्जाम में रैंक्स निकालते हैं, शानदार रिजल्ट निकालते तो हैं। अब आपकी एक्सपर्टीज हो गई इसमें? कंप्लीट एक्सपर्टीज है सर, इसमें का तो कोई कुछ कहना ही नहीं है। हमारा जो स्टडी मटेरियल है ना, उस स्टडी मटेरियल को अगर कोई बच्चा ढंग से पढ़ लेना तो 80-90% बच्चों को पेपर उसी में से मिलता है। मेरे बड़े भाई साहब है कुशलाराम जी, उन्होंने भेड़ पालन के माध्यम से हम लोगों को पढ़ाया है। आपने भेड़ें चराई है? बिल्कुल चराई है। बीएससी में 2 बार फेल। दवाई की दुकान पे पैकेट पैक करता था। उसके पिताजी मेरे दोस्त डूंगर कॉलेज में हैं, उनके फ्रेंड थे। वो मेरे पास लेके बोले जालूराम जी एक सेवा दे रहा हूं आपको। मैंने कहा बताइए। बोले ये बच्चा, इसको नौकरी लगाना है। मैंने कहा बस शर्त एक है, मुझे छोड़ के नहीं जाए। आज वो बच्चा सर ईडी में इंस्पेक्टर है। अब एक बच्चा है, राइट सर, जो चाहता है कि मैं एसएससी में सिलेक्शन कराऊं मेरा। राइट सर। मैं इनकम टैक्स, ईडी या जीएसटी जहां भी, राइट सर। और उसको घर से तैयारी करनी है, तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहें? कैसे तैयारी करे वो? मेरे बड़े भाई साहब जो भी इस दुनिया में नहीं है, उनके थोड़ा कर्जा वर्जा हो गया था, तो उनको अपना घर सेल करना पड़ा था। और घर सेल करके वो मतलब ऐसे है कि टिल्ले पे झोंपड़ी बांध के बैठने वाली जो बात होती है ना, उस दिन का जो सीन है वो मेरे दिल से कभी निकलता नहीं। हर साल उनको बताते हैं मैं कि माता जी इतने बच्चे नौकरी लग गए। सबसे ज्यादा खुशी उन्हीं को होती है कि देख बेटा मैं कितनी खुश हुई थी, उस तरीके से कितनी माएँ आज खुश हो रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। राजस्थान के चूरू जिले के ढाडरिया चारनान गांव के एक साधारण परिवार का लड़का, जो प्राइमरी की पढ़ाई गांव में करता है और आगे की पढ़ाई के लिए बीकानेर आता है। हालांकि ये कोई मेरिट होल्डर नहीं था, औसत स्टूडेंट था, लेकिन पढ़ने की आदत कुछ ऐसी कि खुद की पढ़ाई के साथ साथ वो कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। मेहनत और लगन कुछ ऐसी कि खुद सरकारी लेक्चरर बन जाते हैं और थोड़े समय बाद प्रिंसिपल पद पर सेलेक्ट हो जाते हैं। कई साल नौकरी करने के बाद सरकारी सेवा से वीआरएस ले लेते हैं और बीकानेर में एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कोचिंग क्लासेस शुरू कर देते हैं। अब इनका टारगेट बच्चों को टॉप रैंक के साथ अफसर बनाने का था। अब तक 1000 से ज्यादा विद्यार्थियों का सिलेक्शन इनके कोचिंग संस्थान से एसएससी में हो चुका है। चूंकि इनकी सफलता का दायरा इतना विस्तृत हो चुका है कि अब यह शख्स संस्था बन चुके हैं। बीकानेर में स्थित सुप्रसिद्ध ईवा क्लासेस के डायरेक्टर है, नाम है जालूराम मोटसरा। आज हम इनके साथ इनकी जर्नी के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन रामावत, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। जालूराम जी, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, आपने मुझे यहाँ बुलाया और लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ा सराहनीय प्रयास है आपका, थैंक यू सर। आप ईवा क्लासेस के डायरेक्टर हैं? जी सर। मेंटोर हैं? जी सर। मैं आपका ब्रोशर देख रहा था और मेरी जितनी जानकारी है उससे भी मुझे पता है कि आपने अब तक 1000 बच्चों का सिलेक्शन दे दिया। हाँ, लगभग प्लस ही हैं सर इसमें। जिसमें मोस्टली कहाँ गए हैं बच्चे? सर कोई इंडिया गवर्नमेंट की कोई ऐसी मिनिस्ट्री नहीं है जहाँ हमारा स्टूडेंट नहीं है। अच्छा। पूरे इंडिया में इनकम टैक्स का, जीएसटी का, ईडी का कोई ऑफिस नहीं है जहाँ हमारा स्टूडेंट नहीं है। ये एसएससी के जो सिलेक्शन होते हैं, ये जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होते हैं जी, सेंट्रल गवर्नमेंट के, प्लस उसमें और नेक्स्ट जो रेवेन्यू और जो दूसरे डिपार्टमेंट है उसमें इंस्पेक्टर्स के ग्रेड पे जाते हैं। जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया, है ना, ईडी में हो गया, कस्टम है, एक्साइज है, ऑल दीज थिंग्स। तो कोई ऐसा ऑफिस नहीं है, चाहे वो ईडी का है, चाहे वो कस्टम का है, चाहे वो जीएसटी का है, चाहे वो इनकम टैक्स का है? लगभग बच्चे आपको मिल जाएंगे जहाँ जाओगे आप। कैसा फील करते हैं? वास्तव में बहुत अच्छा फील होता है। और एक बीकानेर एक छोटा सा शहर है, मैं एशिया को सबसे बड़ा गांव कहता हूँ इसको, है ना, या इसको कह दीजिएगा भारत का सबसे बड़ा गांव है ये बीकानेर। जैसे अगर आप पूरे इंडिया में शहर देखना चाहो तो लगभग मेरे हिसाब से 500 प्लस सिटी है बीकानेर जैसे जी।
और इसमें बीकानेर का सिलेक्शन के मामले में बीकानेर लगभग 7 से लेकर 10 की पोजीशन के बीच में हमेशा ट्रेल करता है। तो बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जिन घरों में कोई उम्मीद नहीं होती, वहाँ से बच्चे नौकरी लगते हैं। ये एक कहना चाहिए ना कि देखा-देखी का खेल होता है सारा। सीकर में देखिए गाँव से डॉक्टर बनने लगे तो पीछे डॉक्टर ही आ रहे हैं, आईटीएन्स निकले, आईटीएन्स आ रहे हैं। अपने यहाँ ऐसा माहौल हो रहा है कि ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर निकला तो दूसरा घरवाला ये सोचता है कि मेरे को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही बनना है। आपने कहा कि इंडिया लेवल पर 5 से 7 रैंक बीकानेर की रहती है। जी मतलब सर। भारत में, पूरे भारत में 5 से 7वें स्थान पर हमारे बीकानेर के बच्चे हैं। 8 तो डिक्लेयर्ड है, पिछले 3 साल से डाटा का एनालिसिस नहीं हुआ है, तो आप कम से कम 7-8 पोजीशन तो आप बिल्कुल इसके लिए कॉन्फिडेंटली मैं कह तो सकता ये तो हूँ। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। डेफिनेटली सर, तो इतना इसका मैं पूरा योगदान आपको दे दूं? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप मुझे योगदान दे दीजिएगा, सारी बच्चों की मेहनत है और अगर बच्चों को प्रेरित करें तो मैं पर्सनली ये मानता हूँ, मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है रामावत जी कि जैसे ये इंस्पेक्टर निकल रहे हैं ना, वैसा कोई आईएएस निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चों को एक चीज़ की ज़रूरत है, एक तो आप उनको भरोसा दीजिएगा, एक उनको आप राइट पाथ बताइएगा और एक अंतिम समय तक उनकी अंगुली पकड़ के रखिएगा। अपने इस एरिया में बच्चों में बड़ी भूख है, पढ़ने की भूख है। पेरेंट्स इतनी गर्मी धूप में आप देखोगे कि इतनी लूओं में आप देखोगे 1-1 बजे बच्चे निकल करके जा रहे हैं, आ रहे हैं। लोग जब सड़क पे निकलना पसंद नहीं करते, बच्चे क्लासेस में आ रहे हैं। मेरी क्लास में अगर तूफान भी आ रहा होगा ना तो 90% अटेंडेंस तो जरूर होती है। आपको ये लगता नहीं ये एक बीकानेर जैसा छोटा शहर, जिसको आपने कहा एशिया का सबसे बड़ा गांव है, यस सर, वहां के लिए मिरेकल नहीं है ये? डेफिनेटली मिरेकल अगर सोचा जाए तो बड़े काम होने के बाद मिरेकल से ही लगते हैं, जब वो हो जाते हैं। नहीं होते हैं तब तक लगता है ये बहुत बड़ी बात है। अब तो मैं 24-25 के रिजल्ट में बीकानेर के लिए 4th पोजीशन के लिए फाइट कर रहा हूँ। अच्छा, जयपुर, दिल्ली, पटना, उसके बाद बीकानेर। उसके बाद बीकानेर की जगह देखना चाहता हूँ मैं। और ये दिन मुझे ज़्यादा दूर नहीं लग रहा है। कोरोना का थोड़ा बैकअप आ गया, बच्चों में थोड़ा स्लगिशनेस आ गया, नहीं तो ये काम अभी तक हो चुका होता। तो ये जो इंस्टीट्यूट है दिल्ली जैसे बड़े शहरों में, वो यहाँ आपके इंस्टीट्यूट आते नहीं रिसर्च करने कि आप क्या कर रहे हो, ऐसा क्या पढ़ा रहे हो? आते हैं, लेकिन रमावत जी मैं एक बात बताऊं आपको, इंस्टीट्यूट्स की अगर आप बात करो ना, तो एसएससी का जो कंटेंट मैंने देखा है, एक दूसरे की कॉपी करते हैं और बच्चों को एक लिमिटेड क्वांटिटी में दे करके 4 से 5 महीने में कोर्स करवा देते हैं। हम लोग इस कोर्स के लिए 1 ईयर का टाइम लेते हैं पेरेंट्स से, 6 से 7-8 महीने में उसका कोर्स करवाते हैं, फिर उसका टेस्ट देते हैं, उसके प्रॉब्लम्स पे काम करते हैं। और 12 महीने की बजाय अगर हमारे पास बच्चा 14 महीने 15 महीने भी आ रहा है तो हम उस बच्चों को कहते नहीं कि तुम क्यों आ रहे हो। अंतिम समय तक उसको मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 2-4-5% की वजह से सिलेक्शन से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगों को अंतिम समय तक सहारा तो चाहिए, उसके बिना तो वो थक हार जाते हैं, उनको खुद पे भरोसा नहीं रहता है। तो भरोसा देने वाला तो जरूरी है सर। आजकल देखा ही जा रहा है कि ये जो कोचिंग्स है, जिसमें आपकी भी एक कोचिंग, बिल्कुल सर, कंप्लीटली एक व्यापार बन गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये व्यापार नहीं बने, आपके कोचिंग से अनुपातिक रूप से ज्यादा सिलेक्शंस हो, उसके लिए आप क्या एफर्ट्स करते हैं? उसके लिए सर हमारा सबसे बड़ा एफर्ट तो ये रहता है कि मैं आपके सबसे पहले तो आपका जवाब दूंगा कि व्यापार बन गया है। निश्चित रूप से व्यापार बन गया है, लेकिन मैंने इसको कभी व्यापार समझा नहीं है। ये टीचिंग मेरा प्यार है। मैंने 24 साल की सरकारी नौकरी छोड़ करके 2019 में वीआरएस लेकर के मैं इस दौड़ में कंप्लीटली दौड़ना मैंने स्टार्ट किया है। हम ये नहीं देखते हैं कि देखिए मेरे पूरे कोर्स का अगर आप शेड्यूल देखो जी, तो लगभग 1200 घंटे क्लासेस जाती हैं हमारी। हिंदुस्तान में कोई ऐसा कोचिंग सेंटर नहीं है जो 500 से 600 घंटे ज़्यादा क्लास लगाता है। 750 घंटे में आईएएस की क्लास करवा देते हैं। हम लोग प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, टीचिंग प्लस प्रैक्टिस। फिर उसका बच्चे को कि तुम्हारे ये वीक एरियाज हैं, यहाँ फिर काम कीजिएगा, एक-एक फिर बच्चे उनके पर काम करते टेस्ट, बिल्कुल पर्सनल काउंसलिंग करते हैं, बुला के भी तुम्हारे कहाँ दिक्कत हो रही है बताइए। तो कुछ बच्चे बोल के बताते हैं मुझे ये एरियाज हैं,
कुछ बच्चे थोड़े से शर्मालू होते हैं, तो उनके दोस्तों के थ्रू पूछते हैं कि तुम्हारे दोस्त को क्या प्रॉब्लम है, कि सर ये कभी कहता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैं ज़्यादातर मेरा डाउट इसी चीज़ में चला जाता है कि मेरा होगा या नहीं होगा। तो फिर उनको कहते हैं आप इससे थोड़ा बाहर आइए, आप क्या पढ़ते हो रोजाना, थोड़ा सा उस पर फोकस कीजिएगा, काम कितना हो रहा है रोज उसको देखो आप। मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा उस पर सोचने से कुछ नहीं होना है, मैं रोज काम कितना कर रहा हूँ, कितना पढ़ रहा हूँ। जो क्लास में ढंग से करवाया जाता है, हमारा टारगेट रहता है कि बच्चे को जो क्लास में पढ़ा दिया, नेक्स्ट डे अगर कोई भी प्रॉब्लम है पहले उससे बात करते हैं, नेक्स्ट डे फिर उस पर नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच ओवर करते हैं। कुल मिला के साइकोलॉजिकली आप पूरा ध्यान रखते हो? साइकोलॉजिकली ध्यान रखना बहुत जरूरी है सर, सारा खेल ही साइकोलॉजी का है, एजुकेशन में खेल ही सारा साइकोलॉजी का है, बच्चे का सारा मोटिवेशन का कमाल होता है। अच्छा, आपने कहा कि मैंने 24 साल सरकारी नौकरी करी और 2019 में वीआरएस लिया। राइट सर। इस पर मैं बात करूंगा, उससे पहले ईवा क्लासेस की पूरी जर्नी जानना चाहूंगा। शुरू में जब शुरू किया तो क्या एसएससी की तैयारी से शुरू किया या कुछ और नहीं भी सर, पढ़ाया? मैंने एसएससी की तैयारी से स्टार्ट नहीं किया। मैं खुद लेक्चरर था, तो आजकल जिन सीयूटी एग्जाम्स का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जाम के बारे में आप बात करते हो जी। मैंने इसका तैयारी 2008, 9, 10, 11 3 साल तक करवाया है। 2011 में जेएनयू में ऑल ओवर इंडिया 300 बच्चों का इनटेक है, जिसमें से 40 स्टूडेंट मेरे से यहाँ से निकले, बीकानेर से। बीकानेर से। आप परसेंटेज निकाल लीजिएगा, ऑलमोस्ट ऑल 25%। तो मुझे लगता है वो तो आपने भारत का नंबर 1 हो गया बीकानेर। सबसे हाईएस्ट सिलेक्शन थे उस साल। वहाँ स्ट्राइक भी हो गई थी, यूपी बिहार के बच्चों ने स्ट्राइक भी किया था कि जांच करवाइए इसकी, तो जांच वाले आए भी थे। उसमें कोइंसिडेंस हो गया था एक, कि मैंने बच्चों के स्कूल टू स्कूल जाके फॉर्म भरवाए, अवेयरनेस नहीं थी। मैं 200 फॉर्म मंगवाता था मेरे पैसे से ही, डीडी बनवाता था, बैग में डालता था और नवोदय को विजिट करता था। मैं वहां जाके बच्चों को इंस्पायर करता था कि ये पॉसिबिलिटीज है, आप इसके लिए आगे बढ़ सकते हो। तो जबरदस्त रहा और शानदार रिजल्ट दिए। फिर संयोगवंशी 2011-12 में सेकंड के टीचर का वैकेंसी आ गया। मैं खुद लेक्चरर था, तो मैं जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में भेज रहा था, तो मेरे स्टाफ के कुछ लोग कहते थे कि डूंगर कॉलेज में एडमिशन हो जाए या जेएनयू में, क्या फर्क पड़ा है ये चीज, क्यों आप कुछ कर सकते हो तो नौकरी लगा के दिखाओ। तो मैंने कहा चलो नौकरी लगा के दिखाते हैं। 2012 में मेरे से यहाँ राजस्थान में मेरे पास ऑलमोस्ट 90 स्टूडेंट थे, उसमें से 67 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ। राजस्थान का 2nd रैंक मेरा था, 4th रैंक मेरा था, 8th रैंक मेरा था, 12th रैंक मेरा था। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट में से 30 स्टूडेंट थे वो राजस्थान के टॉप रैंक में हमारे युवा क्लासेस के थे। क्या बात है। इस चीज को देख करके 2012 में जब रिजल्ट आया तो हम लोगों ने एडवाइड किया, तो 12-13 बच्चे ऐसी एसएससी की तैयारी करने वाले आए, जो बच्चे जयपुर वेपुर प्री का तैयारी करके आ गए थे, इससे थोड़ा हमारा इंग्लिश पुअर है, ये करवा दीजिएगा। तो मैं इस अपॉर्चुनिटी की तलाश ही कर रहा था। मैं अपने आप को गॉड का फेवरेट चाइल्ड मानता हूं। मैं एक ये चीज मानता हूं, ईश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं जब जो चीज की इच्छा होती है, मैं आज सोचता हूं 10 दिन में मेरे सामने वैसी अपॉर्चुनिटी गॉड क्रिएट करवा देता है। 13 स्टूडेंट आते उन्होंने कहा सर इंग्लिश करवा दोगे क्या? तो मैं 2nd ग्रेड की इंग्लिश जो पढ़ाता था, उससे एसएससी की इंग्लिश तो आप मानिए कि 30% ही है, मैक्स 40% मान सकते हो। उसमें बहुत लंबा चौड़ा मामला होता है, लिटरेचर पढ़ाना होता है, मैथोडोलॉजी पढ़ाना होता है, फोनेटिक्स पढ़ाना होता है, बहुत सारे मामले। एसएससी में स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला है, ग्रामर प्लस वर्ड पावर, अंडरस्टैंडिंग, इतना ही पावर है। इसके बाद 13 में से 12 सिलेक्शन हो गए। यहाँ से जेएनयू का, यहाँ से सीजीएल का जर्नी स्टार्ट हुआ 2012 से। 2012 से 13 में से 12 सिलेक्शन, 6 इंटरव्यू पोस्ट के लिए, 6 नॉन इंटरव्यू पोस्ट के लिए। उसमें इंटरव्यू भी हुआ करता था, जो आजकल बंद कर दिया गया है। यहां से सफर स्टार्ट हुआ। उसके बाद नो लुक बैक, आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और आज लगभग हजारों की संख्या में जो बच्चे हैं। अभी 10+2 का थोड़े दिन पहले रिजल्ट आया था, ऑल इंडिया 2nd रैंक थी हमारी। हर एग्जाम में रैंक्स निकालते हैं, शानदार रिजल्ट निकालते हैं। तो अब आपकी एक्सपर्टीज हो गई इसमें? कंप्लीट एक्सपर्टीज है सर, इसमें का तो कोई कुछ कहना ही नहीं है। हमारा जो स्टडी मटेरियल है ना, उस स्टडी मटेरियल को अगर कोई बच्चा ढंग से पढ़ लेना, तो 80-90% बच्चों को पेपर उसी में से मिलता है, और उसका हम लोग 10 बार प्रैक्टिस करवा देते हैं बच्चे को, फिर बचता क्या है। इस पर ही बात कर लेते हैं। राइट सर। ये कौन तैयार करता है आपका स्टडी मटेरियल? सर मेरी टीम है, मेरी फैकल्टी जो पढ़ाती हैं, प्लस उनके सबऑर्डिनेट फैकल्टीज रहती हैं। कंटेंट सारा हम अपना खुद ही तैयार करते हैं, खुद ही बच्चों को देते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं करते। मेरा जो इंग्लिश का स्टडी मटेरियल है, वो अगर मुझे कोई मिलान करके दिखा दे कि फलानी टीचर से मैच कर रहा, पूरे हिंदुस्तान में कोई भी, मेरा वर्ड पावर का मैंने इस साल एक नया सिस्टम जनरेट तैयार किया है। वो इतना वंडरफुल वे है कि लोग, पीपल आर सरप्राइज्ड। बच्चे भी इस साल तो
इस कमिंग इन 2 सालों में बच्चों के लिए चीजें काफी आसान, हम लोग कोई भी चीज है उसके बारे में सोचते रहते हैं, ये चीज है इसको और इजी कैसे बनाया जा सकता है, इसको और इजी कैसे बनाया जा सकता है। टीचर इस पे काम नहीं करते हैं, पढ़ा रहे हैं ठीक है, हो रहा है, पढ़ा रहे हैं हो रहा है ठीक है, किसी को हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो बच्चों को कहना स्टार्ट कर देते हैं तुम तो बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, डांटा फटकारी स्टार्ट हो जाती है। आप इंग्लिश पढ़ाते हैं? जी सर। आपका सब्जेक्ट इंग्लिश ही है? मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, मैं इंग्लिश का लेक्चरर था। जुलाई 95 में मेरा डायरेक्ट राजस्थान से सेलेक्ट हुआ हूँ, एज ए लेक्चर? डायरेक्ट लेक्चरर लगा हुआ हूँ मैं। आपका क्या मन यही था कि मुझे पढ़ाना है या कुछ और करना था? पढ़ाने के अलावा मेरा किसी चीज में मन लगता नहीं, मैं मेरे को लगता है कि मैं बोर्न टीचर हूँ। ये कहना तो बड़ा थोड़ा एग्जेजरेशन सा होगा, लेकिन उसमें कुछ परिस्थितियों का मिलन रहा। मैंने सेकेंड ईयर से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, मैंने अच्छा। खुद अर्न किया है, खुद ट्यूशन पढ़ा करके मैं पूरी जिंदगी पढ़ा हूँ। मैं जब 2 साल का था मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, मैं 2 साल का था, मेरी बहन 17 साल की थी। इस 2 साल और 17 साल के बीच में हम 5 भाई बहन थे। मेरे 5 भाई बहनों में केवल मैं ही एक जॉब में हूँ, मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, सबसे छोटे आप? सबसे छोटा लिखा हूँ। तो मेरी माँ ने मुझे शुरुआत से एक ही बात कही है, बेटा अपने जैसे कुछ और लोगों को बनाओ, तब तो तुम्हारी कामयाबी है। तुम खुद बन गए तो ये तो कुछ, दुनिया में बहुत सारे लोग अपने आप में बनते हैं, अपने तक ही सीमित रह के चले जाते हैं। आपकी एजुकेशन कहाँ हुई प्राइमरी? मेरी प्राइमरी एजुकेशन मेरे गांव से है, चूरू के पास एक गांव है ढाडरिया चारनान, वहां से मेरी प्राइमरी एजुकेशन हुई। तो मीडियम हिंदी था? मीडियम हिंदी का स्टूडेंट रहा हूं मैं, लेकिन हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो बाइलिंगुअल स्टडी मटेरियल है, पूरे हिंदुस्तान में किसी कोचिंग सेंटर के पास नहीं है। एक तरफ इंग्लिश लिखा हुआ है, एक तरफ हिंदी लिखा हुआ है। आजकल का जो बच्चा है वो ना पूरा हिंदी का ना पूरा इंग्लिश का, खिचड़ी मीडियम का बच्चा है वो। तो आप दोनों को दे रहे हो? दोनों दे रहे हैं हम लोग। हमारा स्टडी मटेरियल वो बहुत लगता है, स्टेशनरी डबल लगती है हम लोगों की, लेकिन बच्चे के लिए बहुत फ्रेंडली हो जाता है। आपको इंग्लिश का शौक कब जगा, मतलब उसकी तरफ झुकाव कब हुआ आपका? मेरा झुकाव देखिए, ये लगभग 86 से पहले 9th 10th का कोर्स आया करता था एक साथ, फिर 11th बोर्ड हुआ करता था, फिर फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो जाते थे। मैं 9th 10th 11th तक कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हुआ हूँ, और मैं एक बहुत ही एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हुआ हूँ। मेरे खुद के 10th क्लास में 39% मार्क्स हैं, और आउट ऑफ 100 में से मेरे 34 ही मार्क्स हैं इंग्लिश में, बस ओनली दिस मच स्कोर। और आप इंग्लिश के लेक्चरर बने? देखिए, आदमी जब जाग जाता है ना, हनुमान जी को भी जामवंत जी ने बताया था कि महाराज आप में बहुत शक्ति है। जब मैं 11th कर लिया था तो मेरा रूम पार्टनर था, उसके 89% मार्क्स थे। उसने मेरे को कहा कि तू मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है। मैंने कहा यार क्यों बेइज्जती कर रहा है, करनी हो तो ढंग से कर लो बेइज्जती यार, मेरे मार्क्स इतने तू कह रहे हो मेरे। बोले तू पढ़ता कितने एक दिन है, घंटे काउंट करो, हम कितना पढ़ते हैं उसका एवरेज निकाल। फिर उसके साथ देख के मैंने भी इंग्लिश ले लिया, मुझे भी अच्छा लगने लगा। और मेरे गुरु रहे हैं डॉक्टर एस के पोपली, जिनका मुझे बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता, बहुत बड़ा योगदान है उनका मुझे। 1 महीने तक बैच में जाता था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। पहले टीचर 10-11 बच्चों को पढ़ाते थे, मैं भी उनमें से एक था। उनका नियम था रोजाना टेस्ट। घर जाते थे ट्यूशन पढ़ने या स्कूल में? मैं मेरे गुरुजी के पास जाता था, तब की बता रहा हूँ। फर्स्ट ईयर में जब मैंने इंग्लिश लिया, बीकानेर आ गया मैं, स्विच ओवर कर गया। पहले मेरी थोड़ी वहां संगति भी खराब थी, तो संगति को छोड़ करके बीकानेर आ गए। ठीक संगति। तो संगति को छोड़ना बहुत जरूरी थी, और संगत जैसी होती है वैसी रंगत होती है। घर वालों ने कहा पढ़ना है तो कहीं दूर चले जाओ, यहाँ हम नहीं पढ़ाएंगे तुम्हें, नहीं तो घर के काम लग जाओ। तो फिर यहाँ उन्होंने भेजा, यहाँ से लगन लगी, और हमारे गुरुवर डॉक्टर एस के पोपली जी के कारण 1 महीना भर हो गया था, मेरे कुछ नंबर नहीं आते थे। मेरे 10 में से 1 2 3 1 2 3 नंबर वही संयोगवंश आते थे। तो मेरे गुरुजी ने कहा यार, एक बार रोका मुझे कि तू क्या है भैया, कहाँ से आया है, लिटरेचर ले रखा, तेरे को स्पेलिंग आती है? मैंने कहा नहीं आती, सीख लूंगा। फिर उन्होंने मेरा पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा, बताया। तो फिर उन्होंने मुझे पूरा बेसिक से 10 मिनट अकेले को देते थे पूरा बैच जाने के बाद। उसके बाद नो लुक बैक। मैं रामपुरिया कॉलेज का टॉपर रहा हूँ, एमए इंग्लिश में, पोस्ट ग्रेजुएशन में। अच्छा, सेकेंड ईयर में पढ़ाना शुरू कर दिया? सेकेंड ईयर में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था मैंने, होम ट्यूशन देना ओनली। कहाँ बिलो एवरेज स्टूडेंट और कहाँ अंग्रेजी पढ़ाने लग गए? लगन लग जाए तो सर एक ऑर्डिनरी आदमी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी हो सकता है। मैं तो छोटी सी बात इतनी जानता हूँ, ये मेरे बच्चों को सिखाता हूँ मैं। अच्छा, आपने कोई आदमी ऑर्डिनरी होता नहीं है रामावत जी, एक बात बताऊं आपको। हम सोच के बैठ जाते हैं कि मैं ऑर्डिनरी हूं,
हर आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, हर आदमी को इंसान ने बड़ा तबीयत से बनाया है और उसमें वो खूबियां होती हैं, मेरे में जो खूबी है वो आप में नहीं है, आप में जो खूबी है वो मेरे में नहीं है, डिफरेंट प्रोडक्ट है। इसको मैंने पहचाना, मेरे को पहचानने में मुझे किसी ने मदद किया और वो उस मदद को मैं आगे पास ऑन कर रहा हूँ। आपने एक सेंटेंस काम में लिया कि मैं भगवान का बहुत प्यारा बच्चा हूँ, जो बिल्कुल। मैं सोचता हूँ वो अपने आप क्रिएट हो जाता है। ऐसी कोई घटना है आपके साथ? सारी घटनाएं वैसी हैं। एक आधी कोई शेयर? सबसे पहला तो मैं ये जो आपने जो ब्राउशर देख रहे थे ना, जी। सिलेक्शन तो बहुत सारे बच्चों के होते हैं, इसमें एक सिलेक्शन है। अगर आप देखो, खींवसी पढ़ियार नाम का बच्चा है, वो बच्चा मैथ में ठीक था, इंग्लिश में उसकी बहुत हालत खराब थी, स्टूडेंट बहुत ही डेडिकेटेड था। सर करवाना है सिलेक्शन, आप मेरी मदद कीजिएगा। जो बीटेक में 48 पेपर्स होते हैं उसमें से 42 में बैक्स थे। अच्छा, 48 में से 42 में? 42 बैक्स। 2017 में इसका रिजल्ट जो है, इनका जो बीटेक वाले स्टूडेंट है, इनका कोई ग्रुप बना हुआ है, 4.5 लाख लोगों ने देखा था उस वीडियो को। उन्होंने कहा ये फर्जी न्यूज है, ये फर्जी न्यूज है, ये फर्जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। जहां से भी देखिए, इस सफर में कहूं तो मैं, जैसे जेएनयू के बारे में मेरा सपना था कि मेरे अगर 2 बच्चे भी जेएनयू में चले जाए ना, हे भगवान। और मैं, मेरी बहुत छोटी उम्र से बालाजी में मेरी बड़ी आस्था रही है, बहुत ही भरोसा है मेरा, मतलब मुझे कभी निराशा नहीं मिली। बस एक के अंदर से मैसेज आता है कि सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है, लेकिन उसमें खोट नहीं चलेगी, एवरी स्टेप पे। वो खींव सिंह वाली वो पूरी कहानी। खीम सिंह, फिर उसके जब रिजल्ट आया तो मैं खुद ही सरप्राइज्ड हो गया था। आज वो कस्टम इंस्पेक्टर है। अच्छा। कस्टम इंस्पेक्टर है। एक सेम ही उसकी तरह का बच्चा और था, निर्मल व्यास, बीएससी में 2 बार फेल, दवाई की दुकान पे पैकेट पैक करता था। उसके पिताजी मेरे दोस्त डूंगर कॉलेज में हैं, उनके फ्रेंड थे। वो मेरे पास लेके बोले, जालूराम जी एक सेवा दे रहा हूं आपको। मैंने कहा बताइए। बोले ये बच्चा, इसको नौकरी लगाना है। मैंने कहा बस शर्त एक है, मुझे छोड़ के नहीं जाए। आज वो बच्चा सर ईडी में इंस्पेक्टर है। अच्छा, आपने कहा कि मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट था, तो अब आपके पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, आप किसी को मना नहीं करते अपने कोचिंग में लेने के लिए? मैं बाकी कोचिंग सर 2 दिन का 4 दिन का डेमो देते हैं, हम लोग 15 दिन का डेमो देते हैं। 15 डेज का डेमो क्लास होता है। 15 दिन के डेमो क्लास में 10 से 12 टेस्ट हो जाते हैं हम लोगों के, 10 to 12 टेस्ट हो जाते हैं। लास्ट के बॉटम के बच्चों को बुला के पूछते हैं कि भैया तुम्हारा ये स्थिति है, तुम स्टे कर जाओगे, हमारी तरफ से क्या मदद चाहिए। हर बच्चे पे फोकस करते हैं। और जो नीचे वाले बच्चे को मैंने टॉप पे भी जाते देखा है, टॉप वाले बच्चे को नीचे बॉटम में भी आते हुए देखा है। ये कुछ नहीं है, ये एक वहम है। लोग कहते हैं ये गॉड गिफ्टेड है, ऐसा है, कुछ है। हाँ, कुछ लोगों को भगवान फुर्सत से बनाता है, लेकिन आम सांचे में हम लोग जो डले हुए हैं उनमें भी अद्भुत क्षमता है। बहुत सारे मिरेकल्स हुए, बहुत सारे मिरेकल हुए मेरी लाइफ में। मुझे खुद को कई बार, जैसे क्या होता है, स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, लगता है यार इसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। वो इतने लेवल की नीचे चीजें जा करके पूछता है, हम कहीं पहुंच चुके होते हैं, वो कहीं की बातें पूछ रहा होता है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट को भी रेंगते रेंगते दूसरी तीसरी साल में मिठाई खिलाने आ ही जाता है सर। ये हमारी परंपरा है, हर बच्चा मिठाई खिलाने आता है हमें। अच्छा, आपने कहा कि मैंने 1000 से ज्यादा सिलेक्शन दे दिए। ये सर एसएससी के हैं। मैं एसएससी की बात कर रहा हूँ। यस सर। इसके अलावा भी आपने खूब दिए हैं। आप उन बच्चों को बाई नेम और बाई फेस कितनों को जानते हैं इनमें से? मोर देन 50%। अच्छा। विशेष रूप से जो टच में रहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी बहुत टच में, साल में 2-4-5 बार तो उनका फोन आता ही आता है। अच्छा, हाल ही में एक मूवी आई 12th फेल। यस सर। उनकी कहानी बड़ी संघर्ष वाली थी, तो आपको क्या लगता है ऐसे बच्चे आपके पास हैं? कई कहानियां सर हमारे पास। तो मैंने आपको जो दोनों कहानी सुनाई है, 12th फेल से खतरनाक कहानियां है, वो थोड़ा बड़ा एग्जाम था। और ऐसी कहानियां बहुत होती हैं सर, बहुत कहानियां होती हैं। बस उसकी तरफ किसी का ध्यान चला गया, और बहुत सारे लोग होते हैं जिसकी तरफ ध्यान जाता नहीं है, लोगों को अनसीन रह जाती हैं। अब एक बच्चा है, राइट सर, जो चाहता है कि मैं एसएससी में सिलेक्शन कराऊं मेरा, राइट सर, मैं इनकम टैक्स, ईडी या जीएसटी जहां भी, राइट सर, और उसको घर से तैयारी करनी है, तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहें? कैसे तैयारी करे वो? घर से तैयारी करे या कहीं कोचिंग में करे, सबसे पहले तो उसको पूरा सिलेबस का प्रॉपर ध्यान होना चाहिए।
क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं किसी टॉपिक के, उसको ध्यान होना चाहिए। इसका कंटेंट फिक्स होना चाहिए। एक किताब को 15 बार पढ़ना है, 15 किताबें 15 बार नहीं पढ़नी है। एक किताब को 15 बार, 20 बार, 30 बार, जहां तक जब तक याद नहीं हो जाए उसी को पढ़ते रहना है। उसके बाद कोई रोकने वाला नहीं है उसको। हम लोग तो जो बच्चा 3 साल से सेलेक्ट होने वाला होता है उसको 1 साल में सिलेक्शन दिला देते हैं। अच्छा, 5 साल में सेलेक्ट होने वाला होता है उसको 2 साल में सेलेक्ट करवा देते हैं। तो कोचिंग तो थोड़ा सा हेल्प कर देती है, उसकी सक्सेस को थोड़ा सा स्पीड अप कर देती है, रूटीन तय कर देती है। रूटीन तय कर देती है और उसको एक गाइडलाइन में बांध के रखती है। हर बच्चा, हमने ऐसा भी देखा, हमारे पास बच्चे कोचिंग करके जाते हैं, जब बच्चा क्विट करता है तो बहुत अच्छे लेवल पे होता है, 2 महीने बाद में लौट के आता है, उसका स्कोर एकदम से डाउन चला जाता है। हम कारण पूछते हैं, बेटा ऐसा क्यों हुआ? बोले सर यहाँ तो एवरीडे का टास्क होता है कि आप इतना करके आना है तो करके ही आना है, घर पे मैं टास्क डिसाइड नहीं कर पाता, इसलिए मेरी परफॉर्मेंस गिरती जा रही है। कंसिस्टेंसी नहीं रहती। आप एडमिशन कब लेते हो? एडमिशन हम लोग ऑलमोस्ट अभी मई में स्टार्ट कर देते हैं। मई से लेके अक्टूबर तक टेस्ट हमारे एडमिशन चलते हैं। नहीं, बच्चा 12th पास करके आए आपके पास या ग्रेजुएशन करके आए? नहीं, 12th पास आए तो बहुत बढ़िया बात है। ग्रेजुएशन करके आता है तो थोड़ी दिक्कत होती है, उसको टाइम लगता है, क्योंकि एक तो ग्रेजुएशन करके आता है तब उसको बहुत जल्दी होती है कि मुझे 1 साल में नौकरी मिले। 12th वाले के पास पेशेंस होता है कि मुझे ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, तब तक पेरेंट्स के भी होता है कि सर ये धीरे धीरे ग्रेजुएशन भी हो जाएगा, इसको पढ़ाते भी रहिए। उस वे में उसको 10th लेवल के 12th लेवल के एग्जाम भी दिला देते हैं। एसएससी में 3-4 तरह के एग्जाम होते हैं, इनका सबका एग्जाम्पल एक ही है। वही 10वीं पास वाले का जिसको MTS कहते हैं, वही 12वीं पास वाले का जिसको CHSLE कहते हैं, वही ग्रेजुएशन वाले का जिसको CGLE कहते हैं। क्वेश्चंस का 19-20 फर्क है और कुछ भी नहीं है। जालूराम मोटसरा जी सर। अब क्या चाहते हैं, कहाँ देखना चाहते हैं अपने आप को? सर पहला तो मेरा जो भी ड्रीम है वो बीकानेर को 4th पोजीशन पे लेके जाना है SSC के सिलेक्शंस में। टारगेट रखा है उसके लिए? टारगेट रखा है 24-25 में, 25, 24 और 25 इन 2 सेशन में ये काम हो जाएगा। अग्रिम बधाई आपको। थैंक यू सर। इसके अलावा नेक्स्ट विजन फिर मेरा UPSC का है सर। यही बच्चे क्योंकि SSC में तैयारी करते हैं ना, तो SSC की तैयारी से लगभग 35 से 40% UPSC की तैयारी हो जाती है सर। तभी इसको मिनी IAS बोलते हैं। तभी इसको मिनी IAS बोलते हैं। मिनी IAS के पीछे इसमें दूसरी कहानी है। पहले जो बच्चे IAS में सेलेक्ट नहीं होते थे ना, वो SSC की तरफ आते थे, उसमें इसमें डिस्क्रिप्टिव 12 पेपर हुआ करते थे जैसे IAS में होता है। आज तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप वनडे का एग्जाम हो गया, एक दिन प्री दे के आना होता है, एक दिन मेंस दे के आना होता है। उसमें डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हुआ करता था। तो जो जिनको IAS UPSC में जिनको कामयाबी नहीं मिलती थी वो इधर घूमते थे और ऑलमोस्ट और उससे 1 ग्रेड नीचे है। तो इसलिए इसको IAS के स्थान पे मिनी IAS लोगों ने बोलना स्टार्ट किया। तो UPSC आपका टारगेट है, तो मतलब बीकानेर में आप UPSC का कोचिंग लेकर आए? ऐसा मेरा प्लानिंग है। मेरा पहला टारगेट मुझे अचीव हो जाए। पहले मेरा फोकस पूरा एक मेरे पहले टारगेट पे है। नेक्स्ट टारगेट भी मैं उसी से पहले ही फिक्स कर लेता हूँ। ये हो गया तो अगला क्या होगा वो दिमाग में चल रहा है। आपने पूछा तो मैंने बताया। आपने 2019 में VRS ले लिया? यस सर। कितनी नौकरी बची थी आप? 31 में रिटायरमेंट होना था सर मेरा, 2031 में, यानी करीब 12 साल पहले ले। यस सर। ये इसके पीछे कोई कहानी है? कहानी कुछ नहीं है सर, मैं एक टीचर हूं, मुझे पढ़ाना ही अच्छा लगता है। एक तो सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल जो है वो नाम का प्रिंसिपल है, उसके पास जैसे केवी स्कूल में है प्रिंसिपल के पास में ट्रांसफर के भी पावर होते हैं, एक टीचर को रिलीव कर सकता है प्रिंसिपल। तो वहाँ एक मूक बधिर बन के रही आप, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। और सरकारी कागजात इतने हैं। मेरा नौकरी ठीक ठीक हो गया था, पेंशनेबल जॉब हो गया था। और यहाँ मेरा इधर थोड़ा मैं डिस्कम्फर्ट फील कर रहा था। जो मैं देना चाह रहा था उसमें 5-10% की छिजत हो रही थी, डिलीवर प्रॉपर नहीं हो रहा। यस, ये छिजत मुझे परेशान कर रही थी। फिर भी एक तरफ सिक्योरिटी, एक तरफ अनसिक्योरिटी। कोई इनसिक्योरिटी नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, इनसिक्योरिटी वाला कोई इश्यू नहीं है। घर वालों ने आपको इजाजत दे दी? बहुत मुश्किल से दिया था। मेरी वाइफ वैसे बहुत सपोर्टिव रही है हमेशा, मैं कोई भी डिसीजन लेता हूँ उसमें वो मेरे साथ खड़ी होती है। जब डिसाइड कर लेता हूँ तो फिर लोगों ने कहा, लेकिन उनका आपको अच्छा लग रहा है ना, आपने हमेशा अच्छे निर्णय लिए हैं, तो ये भी आपका अच्छा निर्णय है, गो अहेड, डोंट वरी। पत्नी क्या करती है आपकी? वो भी टीचर है सर। आपके साथ ही पढ़ाती है? नहीं, गवर्नमेंट टीचर है वो। अच्छा, वो गवर्नमेंट जी टीचर। सर। उन्होंने नहीं लिया? उन्होंने नहीं लिया, बस उनका भी चल ही रहा है अभी। अच्छा, वो बच्चे? 2 बच्चे हैं सर। बिटिया ने लेडीज श्री राम कॉलेज नई दिल्ली से
ग्रेजुएशन किया है BA ऑनर्स इंग्लिश में, और वहीं से MA इंग्लिश किया उसने। अभी वो कहीं अच्छी जगह नेट वगैरह हो गया उसका, अभी अच्छी जगह PhD के लिए इनरोल करने की कोशिश कर रही है वो। और बेटा है हार्दिक, वो अभी UPSC का पहला अटेम्प्ट दे रहा है इस बार। अच्छा, उसका पहला ही है। बिटिया ने नहीं प्रयास किया UPSC के उसका लिए? टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट है। अच्छा, वो आप पे गई है कुल? हाँ, उसको वो कहती है मुझे, मेरी तरह ही वो कहती है मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, उसके अलावा चीज़ों को मैनेज करना, पब्लिक को इतना फेस करना मुझे अच्छा नहीं लगता। जब आपने VRS लिया तब बिटिया और बेटे ने कहा ठीक है ले लो? बच्चों का तो पहला तो मेरे में थोड़ी सी आप ये खूबी मान लीजिएगा या कोई प्रॉब्लम मान लीजिएगा, मैं जब डिसीजन लेता हूँ ज़्यादा लोगों से पूछता नहीं हूँ। ज़्यादा डिस्कशन होने के बाद डिसीजन में क्वेश्चन मार्क बहुत लगते हैं, तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाने में हटाने में बहुत टाइम लग जाता है, और कुछ तो हटते भी नहीं है। इसलिए गो अहेड, मैंने मेरी वाइफ से पूछा इज इट ओके, उनका ओके, गो अहेड। मैं तकलीफ पा रहा हूँ, बोल तकलीफ नहीं पाना है आपको, आप जो शांति से काम कर सकते हो वो कीजिएगा। और मेरे लिए उनकी जो नोडिंग है, उनकी जो यस है, उसके बाद मुझे किसी को, बच्चे थोड़ा उस समय इतने थे भी नहीं कि भाई उनको पता हो कि क्या हो, ऐसा कुछ। अच्छा, माताजी ने कहा कि आप जैसे दूसरे बच्चों को बनाओ तब तो कोई बात है। सर मेरी माँ वैसे इलिटरेट है, अनपढ़ हैं, जीवन में उन्होंने संघर्ष बहुत देखे हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं ना कि अनपढ़ आदमी में सर पढ़े लिखे आदमी से ज्यादा समझदार होते हैं कुछ लोग, उनमें इतनी मैच्योरिटी होती है। मेरी माँ ने मुझे हमेशा से ही कहा कि जैसे खुद कामयाबी की सीढ़ियों पे चढ़े हो, तुम बेटा टीचर हो, और बहुत सारे लोगों को कामयाब करना, मेरा दिल बहुत खुश होगा। तो मुझे तो वही काम करना है जो उनका दिल खुश होता हो, लोगों का भला हो रहा हो, मुझे खुद को भी अच्छा लगता हो, सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो गया ये। अच्छा, जब आप सिलेक्शन देते हो तो माताजी से बात होती है आपकी? मेरी माताजी मेरे पास ही रहती हैं। उनको सब पता रहता है? बच्चे कितने आते हैं उनको भी ध्यान होता है, उन पे टॉप फ्लोर पे उनका रूम है, तो वहीं से आते जाते बच्चों को देखती रहती हैं। और वो भी तीन जो डायरेक्टर है उनमें से एक डायरेक्टर हैं। अच्छा, यस, क्या बात है। तो कुल मिला के वो बहुत खुश है? बहुत खुश हैं वो। हर साल उनको बताते हैं मैं कि माताजी इतने बच्चे नौकरी लग गए। सबसे ज्यादा खुशी उन्हीं को होती है कि देख बेटा मैं कितनी खुश हुई थी, उस तरीके से कितनी माएँ आज खुश हो रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको लगता है कि यार ये बिल्कुल ही एक मतलब फीस भरने की स्थिति में नहीं है बच्चे की? ऐसे खूब बच्चों को आप पढ़ाते होंगे? पढ़ाते हैं बिल्कुल। और वापस जब सिलेक्शन करा करके आपके पास मिठाई की डब्बी जब लेकर के आते हैं, उस समय के रिएक्शंस, फीलिंग्स बियॉन्ड एक्सप्रेशन है सर, जो वो खुशी का जो एहसास होता है बियॉन्ड एक्सप्रेशन है। जो रियल ब्लेसिंग गॉड की जो फील होती है, लगता है कि भगवान साक्षात खुद आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं, ऐसी अनुभूति होती है मन को। आपकी कोई फेवरेट किताब होगी जो खुद को मोटिवेट रखती हो, या इस टाइप से पढ़ने का आपको शौक है, पढ़ाने का शौक है? मैं मोटिवेशन की जहां तक बातें करूं, किताबों में घुलना मिला के एक जैसा मोटिवेशन है। मोटिवेशन अंदर से जब तक इंसान के नहीं जगता है ना, तो सारे मोटिवेशन किताबों वाले उड़ जाते हैं। तो इसी सच्ची बात पूछो तो मैंने कभी किसी मोटिवेशन की पूरी किताब को पढ़ा ही नहीं। जरूर किसी के कहने से 2-4 पन्ने पलटे, तो उसको पलट के देखता हूं तो मैं खुद कहता हूं यार मैं सोच रहा हूं, मैं देख रहा हूं, वही तो बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो वाई शुड आई वेस्ट माई टाइम? मैं राइट पाथ पे जा रहा हूँ। ये अंदर से मोटिवेशन कैसे आता है? अंदर से मोटिवेशन आने के 2-3 फैक्टर होते हैं सर। देखो इंसान है, या तो जिंदगी में आगे बढ़ता है कि उसके गरीबी बहुत देखी है उसने, तो जो गरीबी वाली जलन है ना, जो मेरे अंदर थी, मैंने बहुत तकलीफें देखी हैं। एज ए स्टूडेंट लाइफ के तौर पे यहाँ से जाने के लिए, घर जाने के लिए पैसे नहीं होते थे, किराया? गांव जाने का मन करता था लेकिन किराया नहीं होता था। दूसरा, घर वालों की जो उम्मीदें है ना, जैसे मैंने हमेशा मेरी मदर की उम्मीद मेरे सामने रहती थी, मेरे बड़े भाई साहब की उम्मीद मेरे सामने रहती थी। मेरे बड़े भाई साहब कुशलाराम जी, उन्होंने भेड़ पालन के माध्यम से हम लोगों को पढ़ाया है। अच्छा। मैं जब 11th क्लास करके मार्क्स वार्क्स कम आए थे तो वो थोड़े से मेरे से नाराज थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे को कहा कि कोई बात नहीं है, तू जिंदगी में 4-5 साल और कोशिश कर,
अपना खेत भी बिक जाएगा तो कोई बात नहीं है, तुझे पढ़ाऊंगा मैं। तू एक ही तो है जो पढ़ रहा है परिवार में, तू पढ़ेगा तो बच्चे आगे निकलेंगे, आगे की पीढ़ियां सुधरेंगी। उनका बड़ा इंस्पिरेशन रहा है, वो बड़े प्रैक्टिकल आदमी है, बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है लाइफ के प्रति उनका। उन्हीं की लाइफ से ही मैंने एक्चुअली, वो एक ही कहते हैं कि देयर इज नो शॉर्टकट टू लाइफ सक्सेस। आपको रास्ते पे चल के जाना ही पड़ेगा, मेहनत उतनी करनी है, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। आपने भेड़ें चराई है? बिल्कुल चराई है। शाम के टाइम जब छुट्टी हो जाती थी, भेड़ है, गाय है, तो पशुपालन तो गांव का मूल साधन है। खेत से गायों को लेकर के आना, उनके छिंके विंके लगा करके खेत से, जैसे 3-4 किलोमीटर दूर खेत होता था, उसमें मदद करना, उनके और काम करना। तो 8th क्लास तक जब गांव में पढ़ा, तब तक तो जीवन यही रहा है। तो ये मोटिवेशन वहीं से आया? मोटिवेशन वहीं से आया कि इस किल्लत से बाहर कैसे निकलना है, इस सर्वाइवल से बाहर कैसे निकलना है, और बाहर निकल के कुछ खुद भी आगे बढ़े और दूसरों को भी आगे बढ़ाए। शायद भगवान जन्म भी इसीलिए देता है इंसान को। फाइनेंशियली कंफर्ट कब हुआ आप? जब आपने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया उस समय या उसके बाद? फाइनेंशियली कंफर्ट तो आफ्टर जॉब ही मानिए, उससे पहले तो कंफर्ट का कोई नाम ही नहीं है। हैंड टू माउथ चलता था जो ट्यूशंस में था मामला। शादी आफ्टर जॉब हुई या पहले? आफ्टर जॉब। तो उसमें नौकरी लग गई थी, उसके बाद जो मैरिज किया मैंने। पत्नी उस समय जॉब में थे? नहीं, मेरी वाइफ का तो 2008 का जॉब है। वो आपके यहाँ आने के बाद पढ़ी? नहीं, पढ़ी वो पहले से ही, जब हमारी शादी हुई वो पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रीवियस ईयर में थी। इंग्लिश में वो भी एमए है, वो 3 सब्जेक्ट में एमए है, वो पॉलिटिकल साइंस में एमए है, इंग्लिश में है, और अभी रिसेंटली वो ज्योग्राफी में एमए कर रही हैं। अच्छा, अभी भी पढ़ने का उनको बहुत शौक है। तो कुल मिला के अब पूरा परिवार पढ़ने वाला हो गया और पढ़ाने वाला हो गया। बस जीवन ही इसी में है, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। रामावत जी, मैं आपको बताऊं, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। मैं मेरे आपको एक व्यूवर्स को एक बात और बताना चाहूंगा जी। कि हम लोग सरकारी जॉब के पीछे भागते हैं कि भाई ये नौकरी नहीं है, ये नहीं लग रही, मैं तैयारी करूंगा तो मैं नौकरी लगूंगा या नहीं लगूंगा। एक 3 इडियट मूवी का डायलॉग है कि काबिल बनिए, कामयाबी के पीछे मत भागिए, कामयाबी अपने आप आएगी। काबिलियत पैदा करते हैं हम बच्चों में, हमारा टारगेट काबिलियत पैदा करना होता है। सर, 1 साल में एक बच्चा जो हिंदी मीडियम का है, उसको अंग्रेजी कुछ भी नहीं आती, 1 साल में दी हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देता है मेरे यहाँ बच्चा। कैसा लगता है आपको सुन के? ये तो मेरा के लिए आउट ऑफ बॉक्स है, बियॉन्ड इमेजिनेशन है। बिल्कुल। आप आइए इंस्टीट्यूट में, और बच्चों से मैं आपको मिलवाता हूँ पूरा क्लास में कि भाई कितने बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, उनको कोई रीडिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। गांव का बच्चा होता है, अंग्रेजी उसी हिसाब से पास करता है जैसे मैंने पास की। मुझे पता है ना गांव का बच्चा अंग्रेजी किस लेवल से पास करता है। अब पहले 5th तक तो इंग्लिश थी ही नहीं, ABCD 6 से पढ़ी जाती थी। हाँ। गांव की कोई घटना और याद आ रही है आपको? गांव की तो बहुत सारी घटनाएं हैं रामावत जी। सबसे बड़ा मेरे को लाइफ में आगे बढ़ने का एक लेसन जो मिला था, मेरे बड़े भाई साहब जो भी इस दुनिया में नहीं है, उनके थोड़ा कर्जा वर्जा हो गया था, तो उनको अपना घर सेल करना पड़ा था। और घर सेल करके वो मतलब ऐसे है कि टिल्ले पे झोंपड़ी बांध के बैठने वाली जो बात होती है ना, उस दिन का जो सीन है वो मेरे दिल से कभी निकलता नहीं। और मैंने कहा कि मेरे परिवार में किसी का ऐसे दोबारा समय नहीं आए, मैं इतना काम करूं, परिवार के लोग, मेरे खुद जॉब लगने के बाद मेरे परिवार में बहुत सारे लोग जॉब लग गए हैं। अब जो भाइयों के बच्चे हैं, बहनों के बच्चे सब पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। आज तो पढ़ाई की तरफ तो देखिए सभी लोग, जिस परिवार में पहले से कोई नौकरी नहीं लगा हुआ होता है, पढ़ाई की तरफ लोगों का काफी रुझान है। लेकिन पढ़ाई को एक लोग हैं वो जॉब से तोलते हैं। इस चीज से हमें उठना पड़ेगा। केपेबल बनो, केपेबल बनने के बाद आप कहीं भी नौकरी जैसा जितना पैसा था आप कहीं भी कमा सकते हैं, अगर काबिलियत है तो। हर आदमी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, लेकिन अगर वो काबिल बना तो कामयाबियां उसके पांव चूमेंगी। एक नहीं, कई कामयाबियां। मेरे यहां बहुत सारे बच्चे जॉब आफ्टर जॉब 2 साल में 3-3, 4-4 नौकरियां निकाल रहे हैं। अच्छा, कोई एग्जाम देते फेल ही नहीं होते। ऐसी कोई है एग्जाम्पल आपके पास जो 5-7 या इससे भी ज्यादा किसी ने नौकरी नो एग्जाम निकालने का शशिकांत स्वामी के नाम से एक स्टूडेंट है, ईवा क्लासेस से। और मुझे हल्का सा याद आ रहा है, पिछली बार आया था उसने कहा सर 2 एग्जाम और क्रैक हो गए, रिकॉर्ड 11 हो गया है। अच्छा, क्या है वो? अभी 5-7 वाले तो
वो अभी जीएसटी इंस्पेक्टर है। 5-7 एग्जाम तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाते हैं। लोगों को तो एक ही नहीं मिलता। एक तैयारी होने के बाद में कोई एग्जाम दो तो फिर बेसिक तैयारी एक ही है। जो एक लेवल तैयार हो गया ना, तो अपन सोचते हैं ना इस बार मेरे एग्जाम में फेवर का गया, 5-10% फेवर का होता है, बाकी वही चीजें होती हैं, सब कुछ वही डिसाइड करते हैं। आपने जैसे कहा काबिल बनो, काबिल बनो, कामयाबी आपके पीछे अपने आप कामयाबी आएंगी। लोग पहले कामयाबी को पहले सोचते हैं कि मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, सर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? मैं एक ही बात कहता हूँ, आज से तू बेहतर हो जाएगा। आज जो है ना, उससे तू कल बढ़िया होगा, बस इतना हो जाएगा। तो मैं पेरेंट्स को, बच्चों को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा जी कि बच्चों को अपने केपेबल बनाइए। अगर केपेबल होगा, अच्छा उसको ढंग से बात करना आएगा, अच्छे उसके मैनर्स होंगे, लैंग्वेज पे कमांड होगी, तो सामान्य जो चाय 10 रुपए में बेचता है वो 200 रुपए में चाय बेचने की कला उसमें पैदा हो जाएगी। वही चाय 200 रुपए में। वो ऐसी जगह जाएगा जहां लोगों को कम्युनिकेशन चाहिए इंग्लिश में, और बिकती भी आपको तो पता है 500 रुपए की चाय भी हिंदुस्तान में बिकती है, 1000 रुपए की बिकती, 1000 रुपए की बिकती। ये बिना कामयाबी के नहीं हो सकता। अगर मेरा आइडिया है कि मैं 10 रुपए की चाय बेच पाऊंगा, 20 रुपए वाली चाय बेच पाऊंगा, मैं वहीं तक स्टक हूं, वहीं तक स्टक हूं। अपने में इंप्रूवमेंट लाइए, अपने को बेहतर बनाइए, स्किल पैदा कीजिएगा, आपकी अर्निंग अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। जालूराम जी, आप हमारे यहाँ पधारे, आपने खूब सारी जानकारी हमारे साथ शेयर की। आपने मुझे बुलाया और लोगों को ये सुनने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। बीएमआर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बहुत सारे दूसरे लोगों के मैंने वीडियोस सुने हैं, वंडरफुल। आपके साथ मुझे बात करके बहुत अच्छा महसूस हुआ जी। थैंक यू, बहुत बहुत आभार।